नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे हर वो अहम खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले 4 बड़ी खबरों की झलकियां आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल के ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन बात राहुल गांधी की भी करेंगे। वो अपने बयान को लेकर एक बार फिर से विवाद में फंस गए हैं। उनके उत्तर दक्षिण वाले बयान को लेकर क्या विवाद है, ये आपको दिखाएंगे। लिए चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर मंत्री संजय राठौड़ के स्वागत में जुटी भीड़ पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन मंत्री जी बच गए हैं। ये खबर भी होगी इसमें, और साथ ही आपको दिखाएंगे अमेरिका में ट्रेन और ट्रक हादसे की तस्वीर। लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के ड्रग्स मामले के साथ। লজ্জা আর কিছু না, এটা লজ্জা। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না। मेरे भाई को धक्का दे के साहेब से एक बार उसको, और दिस वाज नॉट अ अरेस्ट, ये अरेस्ट इसको नहीं बोले, इसको किडनैपिंग बोलेंगे, जो कि वो सरेआम सबके सामने हुआ है आज। मेरे भाई लोग के साथ ये सब आप लोग देख सकते हैं, और ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। এবং রাকেশ সিং এই কেসে ইকুয়ালি জড়িত। बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, जहां के पामिला गोस्वामी ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पामिला ने राकेश पर खुद को फंसाने का आरोप लगाया था और इसी मामले में राकेश की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से पहले और बाद में जबरदस्त ड्रामा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। এটা লজ্জা আর কিছু না, এটা লজ্জা। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না, তাই জন্য লজ্জা। অভিষেক ব্যানার্জি, ববি হাকিম আর ওম প্রকাশ মিশ্রা এদেরকে নিয়ে এটা হবে, এটা চলবে না। पश्चिम बंगाल के कोकेन केस में ये नया ट्विस्ट है। कल आधी रात कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को पूर्वी बर्दवान के गलसी थाना इलाके में NH2 से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राकेश सफाई दे रहे हैं। আমি দিল্লি যাচ্ছিলাম সুপ্রিম কোর্ট করতে, আমার পার্টি কাজে 2 দিন সময় পেলাম, কিন্তু জোর জবরদস্তি তার নিয়ে এটা করতে পারবে না। दरअसल पामेला के आरोपों के बाद राकेश को कल कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राकेश सिंह ने पार्टी के कार्यक्रम में दिल्ली जाने की बात कहकर 26 फरवरी के बाद हाजिरी की बात कह दी। राकेश ने कहा था कि वो बिजी हैं, वो दिल्ली जाएंगे और वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके बाद से कोर्ट में भी एक दर्ज का उन्होंने पिटिशन फाइल किया था कि ये केसेस जो हैं उनके अगेंस्ट, ये इन्वेस्टिगेशन की जो प्लीज हैं उनको दर्ज, उनको क्वाश किया जाए, उनको खत्म किया जाए, लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें कोई मदद नहीं दी। इसके बाद तो कोलकाता पुलिस एक्शन में आ गई। शाम ढलने से पहले ही कोलकाता पुलिस राकेश सिंह के घर पहुंच गई। परिवार ने विरोध किया तो पुलिस ने सर्च वारंट दिखा दिया। एंटी नार्कोटिक्स और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एंटी राउडी सेक्शन ने पूरे घर की तलाशी ली। राकेश नहीं मिले तो उनके 2 बेटों को साथ ले गई। दोनों पर पुलिस के काम में रुकावट डालने का आरोप है। तस्वीरें देखिए, राकेश सिंह के बेटों को उठाकर ले जा रही है पुलिस। उनका बेटा पूछ रहा है किस आधार पर हिरासत में लिया।
पुलिस की गाड़ी जैसे ही निकलने लगी, गाड़ी के पीछे राकेश सिंह की बेटी चीखते हुए दौड़ने लगी। राकेश और उनका परिवार बेगुनाही का दावा कर रहा है, लेकिन राकेश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता पामेला गोस्वामी ने ड्रग्स प्लांट करने का आरोप लगाया था। पामेला को शुक्रवार को 100 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। राकेश बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पामेला भी बीजेपी से जुड़ी है। दोनों एक दूसरे पर फंसाने का आरोप लगा रही हैं। इसी बीच टीएमसी और बीजेपी में सियासी घमासान भी जारी है। अब जांच से ही पता चलेगा कि कौन किसको फंसा रहा है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा राजाराम के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। तो पामेला गोस्वामी ने राकेश सिंह पर उसे फंसाने का आरोप लगाया है, जबकि राकेश सियासी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। यानी दोनों को अपने खिलाफ साजिश नजर आ रही है। दोनों में एक और समानता नजर आई, और क्या समानता है वो आप खुद समझिए। ये दूसरा ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें सियासी चेहरे जुड़े हुए हैं। एक तरफ कोयला तस्करी केस में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। कल सीबीआई ने रुजिरा से पूछताछ भी की है। दूसरी तरफ ये ड्रग्स मामला जिसमें बीजेपी नेता राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल में ये चुनावी साल है, ऐसे में ये दो मुद्दे तूल पकड़ सकते हैं। बात अब राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान की करेंगे। क्या राहुल गांधी ने देश की सियासत को उत्तर दक्षिण में बांट दिया? बीजेपी ने राहुल पर ऐसे आरोपों की बौछार कर दी है। दरअसल केरल में राहुल ने उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच ऐसी अजीब तुलना की कि वो तुरंत बीजेपी के निशाने पर आ गए। अपने बयानों को लेकर गाहे बगाहे विवाद की जद में आने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार फिर चूक गए। वायनाड से सांसद राहुल मंगलवार को केरल ऐश्वर्य यात्रा के समापन के मौके पर त्रिवेंद्रम में थे। अपनी सीट वाले राज्य केरल की तारीफ करते करते राहुल उत्तर भारत वालों को कमतर बता बैठे। उनकी सियासी समझ को लेकर सवाल उठा बैठे। सुनिए उत्तर और दक्षिण के लोगों की राहुल ने कैसे अजीब तुलना कर दी। See, for the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States, and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. उत्तर के लोगों की सियासी और मुद्दों की समझ पर राहुल के सवाल उठाने से सियासी तूफान आ गया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राहुल के बयान पर एतराज किया। शुरुआत स्मृति ईरानी ने की, जिनसे अमेठी में राहुल हारे थे। उन्होंने ट्वीट किया, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है, थूथा चना बाजे घना। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर एतराज किया।
नड्डा ने कहा, कुछ दिन पहले ये उत्तर पूर्व में थे और पश्चिम भारत के बारे में जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर बो रहे हैं। बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी राहुल गांधी जी। जिस अमेठी से राहुल हारे, उस उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया, श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपन स्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने भी राहुल के बयान को विभाजनकारी बताया। राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। राहुल के बयान पर यह विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिखता। अब देखना यह है कि कांग्रेस कैसे अपने बयान पर अपने नेता का बचाव करती है। त्रिवेंद्रम से पी गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो। दिशा रवि की अब बात करेंगे, जिन्हें जमानत मिल चुकी है किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को कल जमानत मिली। दिशा को जमानत देते वक्त कोर्ट ने पुलिस और सरकार को लेकर कुछ सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने देशद्रोह का केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाए। आज शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। किसान आंदोलन को भड़काने से लेकर इसके खालिस्तानी कनेक्शन तक के संगीन इल्जामों से घिरी दिशा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पुलिस ने कोर्ट के सामने टूल किट के असली मंसूबे को लेकर तमाम सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट को दिशा के इरादों में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसे सीखचों के पीछे रखा जाए। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा को जमानत दे दी। पहले पुलिस की वो दलीलें सुनिए जो उसने कोर्ट के सामने दिशा के खिलाफ दी। पुलिस ने कहा कि ये एक महज टूल किट नहीं था। असली मंसूबा भारत को बदनाम करना था। देश में अशांति पैदा करने के खतरनाक इरादे थे। दिशा ने व्हाट्सएप पर हुई चैट मिटा दी थी। वो कानूनी कार्रवाई से वाकिफ थी। इससे साफ है कि टूल किट के पीछे नापाक मंसूबा था। पुलिस ने अपने स्तर पर दिशा के खिलाफ मजबूत केस बनाया, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलें खारिज कर दी। दिशा के बारे में कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे कि दिशा अलगाववादी विचार रख रही थी। दिशा का प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से संबंध साबित नहीं हुआ। नुकसान न पहुंचाने वाली टूल किट का एडिटर होना अपराध नहीं है। दिशा को जमानत देने के साथ साथ कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणी भी की जिनमें पुलिस के जांच और केस दर्ज करने के तरीकों को लेकर गंभीर सवाल थे। जज धर्मेंद्र राणा ने जमानत देने वाले फैसले में कहा कि देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोप सकते। किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाते हैं। उनको इसलिए जेल में नहीं डाल सकते कि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। विचारों में मतभेद और असहमति सरकार की नीतियों में निष्पक्षता लाती है और जागरूक नागरिक हमें हम मिलाने वाले लोगों के मुकाबले समृद्ध लोकतंत्र की पहचान है। दिशा को जमानत मिलने पर उनकी मां ने भी खुशी जताई। ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ। ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ನನಗೆ। ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದು ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು। कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद अब दिल्ली पुलिस पर नैतिक दबाव बढ़ना तय है। ऐसे में पुलिस अगर टूल किट केस को आगे बढ़ाएगी तो किस तरह, ये देखना अहम होगा। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ अनिशा माथुर, आज तक। बात अब 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा मामले के आरोपी लखा सिधाना की करेंगे। दिल्ली पुलिस लखा सिधाना की तलाश कर रही है, लेकिन वो पंजाब में खुलेआम घूम रहा है, रैलियों में जा रहा है। कल वो भटिंडा की एक रैली में शामिल हुआ। आज लखा ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस और अकाली दल में अपने संपर्कों का दावा किया है। लखा के मुताबिक दोनों पार्टियों में उसके दोस्त हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੱਖੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की। 5 राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा है। चिंता की एक और बात यह है कि देश में कोरोना के 2 नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच कुछ राज्यों ने बढ़ते खतरे को देखते हुए बंदिशें लगाई हैं। पीएमओ की भी बढ़ते कोरोना मामलों पर नजर है। देश के कम से कम 3 सूबों में कोरोना दबे पांव आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जिन 5 राज्यों में नए केस लगातार बढ़े हैं, उनमें पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, एमपी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। खतरे की एक और बात यह है कि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के 2 नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इस नए वायरस स्ट्रेन को N440 और E484 का नाम दिया गया है। N440 के नाम का स्ट्रेन दक्षिण भारत में ज्यादा फैल रहा है। राहत की बात यह है कि इनसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। देश में कोरोना के जो नए केस दर्ज हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर 3 राज्यों में हैं। मंगलवार को देश में कोरोना के 10,584 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 78 लोगों ने दम तोड़ दिया। 78 मौतों में से महाराष्ट्र में 18, केरल में 16 और पंजाब में 15 मौतें हुईं। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सतर्क राज्यों ने कुछ अहम फैसले भी किए हैं। पंजाब में 1 मार्च से बंद परिसर में 100 से ज्यादा और खुले परिसर में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर को हक दिया गया है कि जहां जरूरत है वहां नाइट कर्फ्यू लगा दे। सिनेमा हॉल में दर्शक की तादाद घटाने पर 1 मार्च को फैसला होगा। एमपी की राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र से एमपी आने वालों की थर्मल स्कैनिंग होगी। 12 जिलों के कलेक्टरों को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करने को कहा गया है। उधर तमाम कोशिशों के बाद भी महाराष्ट्र के कुछ शहरों में हालात नहीं संभल रहे। अमरावती में लॉकडाउन के बाद भी एक दिन में 926 नए केस सामने आए। एमपी में कोरोना का खतरनाक हॉटस्पॉट रहे इंदौर में भी खतरा बढ़ा है। यहां एक ही दिन में 105 नए मरीज सामने आए। कोरोना ने चिंता फिर बढ़ाई है। पीएमओ ने भी एक आपात बैठक करके बढ़ते खतरे पर जानकारी ली। नए स्ट्रेन सामने आने और केस बढ़ने से साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये संभलने का वक्त है। आज तक ब्यूरो। कोरोना का खतरा हर पल बढ़ रहा है। लॉकडाउन वापसी की आशंकाएं कई राज्यों में खुद सरकार दे रही है। सेरम इंस्टीट्यूट में 10 करोड़ कोरोना के टीके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और 10 करोड़ टीके हर महीने बनाने की क्षमता भी हमारे पास है। तो फिर जनता को वैक्सीन मिलने में देरी क्यों हो रही है? जब हर भारतीय का पसीना लगता है, तब जाकर के देश आगे बढ़ता है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण आपने भी सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर कौन सा सवाल खड़ा कर दिया है? देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सवाल सीधा है, अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं, देश उन पर गर्व कर सकता है, उनके जरिए वैक्सीन डिप्लोमेसी कर सकता है, तो फिर टीकाकरण अभियान में सरकारी तंत्र का बोलबाला क्यों है? क्यों सरकार प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने से हिचक रही है, जबकि इससे टीकाकरण की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है? हमारे वैक्सीन निर्माता क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है, तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है।
देश के टीकाकरण में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की सिफारिश लगातार उद्योगपति करते आ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है अजीम प्रेमजी का, जो विप्रो के संस्थापक हैं। अजीम प्रेमजी ने दावा किया कि अगर भारत सरकार कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र को भी शामिल होने की मंजूरी दे दे, तो सिर्फ 60 दिनों में 50 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण संभव है। इस हिसाब से करीब 6 महीने में पूरे देश की जनता को कोरोना का टीका लग सकता है। ये बात अजीम प्रेमजी ने बैंगलोर चेंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के आयोजित संवाद सत्र में कही है और वहां पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। अजीम प्रेमजी के फॉर्मूले के मुताबिक सीरम संस्थान लगभग 300 रुपए प्रति डोज के हिसाब से निजी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाए। जहां टीका लगवाने के लिए 100 रुपए प्रति डोज को जोड़ लिया जाए तो 400 रुपए में एक बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आपका वैक्सीन लगाने का इंतजार खत्म हो जाएगा। आप किसी भी निजी अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगा पाएंगे। सिर्फ आपको बताई हुई जो तय रकम है वो चुकता करनी होगी और आप कोरोना के खौफ को पीछे छोड़ देंगे। देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो ना तो वैक्सीन से डरती है और न ही उसे भारतीय वैक्सीन पर शक है, बल्कि करोड़ों लोग वैक्सीन लगवाकर सामान्य जिंदगी जीने का रोज इंतजार कर रहे हैं। आपके वैक्सीन वाले इसी सपने को पूरा करने के लिए आज तक एक मुहिम शुरू कर रहा है, जिसके 3 ठोस कारण हैं, जिनके आधार पर हम कह रहे हैं सरकार अब एक काम कीजिए, वैक्सीन अब बांट दीजिए। ये तस्वीर हमारी बात को मजबूती देगी। हाल तक जहां से उनका अनुभव रहा संसदीय, वहां के लोग उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितने राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की घृणा और नफरत को अपने आप में हार के 1.5 साल बाद भी पालना इस बात का संकेत है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो किस प्रकार की रंजिश रखते हैं, जो किस प्रकार का द्वेष रखते हैं। वो संसदीय क्षेत्र जिसने 50 साल उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस संसदीय क्षेत्र का अपमान करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति हाल फिलहाल में किसी ने देखी नहीं होगी। स्मृति जी, पूरी की पूरी बीजेपी, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने देश को बांटने की कोशिश की, नॉर्थ और साउथ में। उनको लगा कि वो दक्षिण भारत में अपनी राजनीति को चमका लेंगे, उत्तर भारत को अपमानित करके। और ये पहली उनकी इस प्रकार का उनका कोई राजनीतिक पैंतरा नहीं है। असम जब गए तब उन्होंने गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। आप मुझे बताइए हिमांशु जी, हम सब एक ही देश के वासी हैं, क्या अपने ही देश में अपने ही नागरिकों का, अपने ही प्रदेशों का अपमान कोई भी हिंदुस्तानी कर सकता है? ये हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा नफरत की भावना क्यों पालते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बार बार राजनीतिक विश्लेषण करते वक्त लोगों ने कहा है कि बेचारे राहुल गांधी को राजनीति में धकेला गया है, उनकी मंशा और इच्छा नहीं है। ये समझ में आता है कि अगर वो राजनीति पर से घृणा करें, लेकिन जनता से उनकी जो घृणा है वो किसी के भी समझ के परे है। अंगूर खट्टे हैं ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन अनुभव इतना खट्टा हो कि आप अपनी राजनीति में प्राण फूंकने के लिए देश का, प्रदेश का और जनता का अपमान कर दें। आपने तो ट्वीट कर दिया एहसान फरामोश। बिल्कुल एहसान फरामोश है, बिल्कुल एहसान फरामोश है। 15 साल जब वो सांसद रहे, उन्होंने अमेठी में विकास का एक काम नहीं किया, सिर्फ वादे किए वहां पर। फिर भी अमेठी की जनता ने बार बार उनकी इस गलती को माफ करते हुए उनके प्रति प्रेम दिखाया। 15 साल वो सांसद रहे, अमेठी का एहसान था उनके ऊपर, और एहसान फरामोश है जो आज अमेठी की जनता का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। थोथा चना बाजे घना, बिल्कुल थोथा है इसलिए बज रहा है इतना। एक सवाल है, क्या स्मृति जी अब राहुल गांधी ने मन बना लिया कि वो अमेठी नहीं आएंगे? आपसे आए या ना आए, उनको कोई अधिकार नहीं है उत्तर भारत का और अमेठी वासियों का इस प्रकार से अपमान करना। आए थे वो साल 2019 के चुनाव को हारने के बाद एक दिन, और अपने ही कार्यालय में अपने ही कार्यकर्ताओं को बोलकर गए, गलती तुम सबकी है, मेरी नहीं है कि मैं हार गया, अब बैठ के भुगतो। इस प्रकार के नेता हैं वो।
राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता क्या है? पुडुचेरी में सार्वजनिक खड़े होते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उनको झूठा अनुवाद करके देते हैं। राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेतृत्व का कितना भरोसा है वो आपने सार्वजनिक देख लिया है। फिर भी अपने संगठन में वो जो करना चाहे करें, वो किस प्रकार का व्यवहार अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं या नहीं करते वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो इस प्रकार से अमेठी की जनता का, उत्तर भारत के नागरिकों का अपमान करें। पहले गुजरात को अपमानित करते थे, परिणाम क्या हुआ कल आपने स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम में देख लिया। अब उत्तर भारत से बैर लगाकर बैठे हैं तो उनकी वो चप्पू चलाने वाली जो बहनें बैठी हैं और वो जो वोट मांग रही हैं, पहले श्रीमती वाड्रा को तो बताएं कि हम कितने खोखले हैं, कि हमारा बुद्धिमत्ता का स्तर उनकी स्तर की जितना नहीं है। फिर ये ढोंग क्यों कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में? नहीं, लेकिन राहुल गांधी, आपको लगता है कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया अमेठी को लेकर, उस पर आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? देखिए, राहुल गांधी ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वो माफ करने लायक है? आप मुझे बताइए, कोई आपके परिवार के चेहरे पर चांटा मार जाए फिर कहे गलती हो गई जी, क्या आप उसको स्वीकार कर लेंगे? अमेठी मेरे लिए परिवार से कम नहीं है। मैं दोबारा कह रही हूँ, 14 में वहां से चुनाव हारी थी, फिर भी मेरे मन में उस जनता, मुझे याद है आप बहुत लगभग 21 बार उस 5 साल के दरमियान, मेरे मन में उस जनता के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं थी। ये परिवार सालों साल इन्होंने अमेठी से सत्ता हासिल की है, सालों साल अमेठी की जनता का शोषण किया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल है आज। और किस मुंह से फिर कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में राजनीति कर रही है, अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति ऐसी हीन भावना है उनके मन में? प्रियंका गांधी तो पूरी जगह जो है महापंचायत कर रही हैं किसानों की। अपने भाई से पहले पूछे ना किस प्रकार के लोगों के मध्य में वो कर रही हैं। और जनता को अब उनसे भी, श्रीमती वाड्रा से भी पूछना चाहिए कि भाई की बात से सहमत है वो, क्यों अब तक भाई की बात का उन्होंने खंडन नहीं किया? जिस पुडुचेरी की आप बात कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने उन्हें गलत ट्रांसलेशन करके दिया था, वहां नारायण स्वामी जी ने सार्वजनिक लोगों के सामने इस बात को साबित कर दिया। वहां तो सरकार भी चली गई। राहुल गांधी के सामने गलत अनुवाद करके नारायण स्वामी जी ने सार्वजनिक ये स्थापित कर दिया कि राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता के प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का क्या भाव है। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति इस प्रकार का जब व्यवहार करता है तो जनता को संकेत देता है कि उनकी आंखों में राहुल गांधी की क्या अहमियत है। राहुल गांधी ने एक पुडुचेरी में ये एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो जो है पशुपालन मंत्रालय जो है, जब उनके मत्स्य पालन और जो मंत्रालय है वो खोलेंगे। जी, जो नरेंद्र मोदी 2019 से पहले कर चुके, उसकी घोषणा राहुल गांधी 2021 में कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है। गिरिराज सिंह जी ने उस दिन भी उनको याद दिलाया कि जी फिशरीज का मंत्रालय है, मैं उसका मंत्री हूं, अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप आके मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और अब मुझे लगता है संगीन विषय यह है कि राहुल गांधी इसी मंत्रालय से प्रश्न पूछ चुके हैं लोकसभा में। तो क्या राहुल गांधी के प्रश्न कोई और पूछ रहा है लोकसभा में? क्या उनको जानकारी नहीं है मंत्रालय है? और दोबारा इस झूठ को दोहराना, ये बात साफ संकेत देता है जनता को कि राहुल गांधी को सत्य से कोई सरोकार ही नहीं है, उनकी राजनीति झूठ पर ही चल रही है। मेरा एक सवाल यह है स्मृति जी, क्या 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो हैं वो इस बार उम्मीदवार नहीं होंगे अमेठी से? आपके सामने जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया अमेठी को लेकर, गांधी परिवार जब लौटेगा दोबारा अमेठी, तब उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी के बयान को 24 घंटे हो गए चुप्पी साध कर बैठे हैं। अब भी सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, जिस उत्तर भारत का राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं वहीं से उनकी माताजी सांसद हैं। अगली बार जब ये खानदान लौटेगा अमेठी में तो जवाब देना पड़ेगा क्यों अमेठी को खोखला कहा, वहां के लोगों की बुद्धिमत्ता पर क्यों सार्वजनिक उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, वहां के लोगों का क्यों उन्होंने अपमान किया। इसका जवाब अमेठी में तो उनको जरूर देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि माफी मांगने लायक भी बयान नहीं दिया राहुल गांधी? मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, अमेठी मेरे लिए परिवार है। आपके परिवार पर कोई चाटा मारे तो आपको क्या माफी स्वीकार होगी? नहीं, माफी स्वीकार नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि माफ करने लायक बात नहीं है उसकी माफी मैं मंगवाऊं क्यों?
एक सवाल ये है कि आपने कहा कि राहुल गांधी ये स्टेप जो है अपने बयान में बोलते रहे कि अमेठी की जनता की जो बुद्धि का स्तर है वो उनके बुद्धि के स्तर से मैच नहीं करता है। जो सवाल वो उठाते हैं वो सवाल वहां की जनता समझ नहीं पा रही है। देखिए, वो पहले तो गायब रहते थे, सिर्फ चुनाव में आते थे, तो शायद उनको अब समझ में आया है कि जनता इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई सोचिए आप, राहुल गांधी चाहते हैं कि जनता का बुद्धि का स्तर राहुल गांधी के स्तर तक नीचे गिर जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि 15 साल आपका अनुभव जिस क्षेत्र में रहा, उस क्षेत्र में अगर आपने बढ़ चढ़ के विकास के कार्य किए होते तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव का होना कि आपको लोगों ने इस प्रकार से हराया समझ आता था। ये तो आपने ना काम किया, 15 साल जनता को भ्रमित किया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून नहीं वापस हुआ तो 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ संसद मार्च करेंगे, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। सीकर की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि संसद का घेराव किया जाएगा। हालांकि डेट का ऐलान नहीं किया गया है इस पूरी रैली में, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ संसद मार्च करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। इस तरह की चेतावनी राकेश टिकैत ने जारी की। मोहब्बत नहीं है, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा। कार सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ बजाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे, जो इंडिया गेट है उसके जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी, तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारा पंच भी यही है और हमारा मंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। 3 स्कूल ड्रॉप आउट्स मिलकर देश भर में नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, बॉलीवुड के कलाकारों और मीडिया प्रोफेशनल्स को ठग रहे थे। मुंबई साइबर पुलिस ने 2 शिकायतें मिलने के बाद इन्हें भरतपुर, मेवात और मथुरा से पकड़ा है। ये अपने शिकार को पॉर्न क्लिप्स के चक्कर में फंसा देते थे। इससे पहले अपने शिकार की सोशल मीडिया पर स्टडी करते थे और फिर उनकी आदतें जानने के बाद लड़की बनकर लाखों वसूलते थे। मुंबई पुलिस के हाथ लगे ये आरोपी जामताड़ा के किरदार हैं, जिन्हें यूपी, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर स्थित भरतपुर, मेवात और मथुरा से गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। कहने को तो ये आरोपी स्कूल ड्रॉप आउट है, पर फेसबुक पर लड़कियों के नाम वाले प्रोफाइल बनाकर नेताओं, ब्यूरोक्रेट, बॉलीवुड आर्टिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स को फंसाते थे। पहले लड़की बनकर फेसबुक पर दोस्ती करते, फिर वीडियो कॉल पर पॉर्न क्लिप दिखाकर उससे वसूली करते। फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा एक प्रोफाइल तैयार करते हैं, कोई लेडी के नाम पे तैयार करते हैं और उसमें बहुत आकर्षक ऐसे तस्वीर उसकी डीपी के फॉर्म में उस प्रोफाइल पे रखते हैं, जो पूरे देश भर में जो पॉलिटिशियंस है या ब्यूरोक्रेट्स है या प्रेस मीडिया के भी आला दर्जे के अधिकारी है, उनको ये चुन के टारगेट करते हैं। इनको ये फेक प्रोफाइल बेसिकली इनिशियली कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है फेसबुक पे या इंस्टा पे या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। पहले आरोपी अपने शिकार को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते, धीरे धीरे उनसे दोस्ती बढ़ाते, फिर व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू करते, फिर वीडियो कॉल शुरू कर देते। ये शातिर आरोपी कभी कॉल नहीं करते थे, ये सिर्फ मैसेज करते थे, पर इनके शिकार हुए लोगों को फिर भी इन पर शक नहीं हुआ और ये जैसा कहते जाते वो वैसा करते जाते। अचानक से वीडियो कॉल आ जाता है व्हाट्सएप पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉल आ जाता है और इस वीडियो कॉल पे रिसीव करने के बाद अचानक से एक पॉर्न फिल्म, पॉर्न क्लिप प्ले होना शुरू हो जाती है।
टेंडेंसी रहती है टारगेट की कि या तो उसमें बेसिकली आकर्षित होके कुछ हरकतें कर बैठता है और वो सारा स्क्रीन कैप्चर एक्यूज जो है वो सारी ये चीजें स्क्रीन कैप्चर करता है। कॉल के खत्म होने के बाद इस पूरे इंसिडेंट को, ये जो पूरी क्लिप बनती है, इसको एडिट करते हैं, मॉर्फिंग करते हैं और उसी को यूट्यूब, फेसबुक या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के उसको बदनाम करने की धमकी देते हैं।